गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स की। वीडियो लॉन्ग फॉर्म में ही रहेगी, लेकिन जैसे जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पूरी इकोनॉमिक्स को हम कवर करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मनी एंड बैंकिंग से लेके और जितने भी सारे अपने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए हो या फिर आरएएस हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, ये सारे टॉपिक्स सारे एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट रहेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो ये इस तरीके से प्लेलिस्ट क्रिएट की जा रही है। 10-10 मिनट की वीडियोस होंगी, तो आपको अगर कोई स्पेशली एक टॉपिक पे ही वीडियो देखनी है इकोनॉमिक्स का, तो वो भी आप सर्च करके देख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज से अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस। और इसके अंदर पहला अपना टॉपिक है मनी एंड इट्स टाइप। तो मनी मुद्रा सबको पता है क्या होती है, तो उसके प्राइमरी फंक्शंस है जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना क्या है। सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन प्राइमरी फंक्शन हमें याद रखने हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया और दूसरा मीज़र ऑफ वैल्यूज़ का फंक्शन हो गया। मीज़र ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य नापना, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम। अब अपने देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि जो मनी है आज अपने नोट का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग से ऐसा तो नहीं था, लेकिन पहले कोई और फॉर्म हुआ करती थी। अब अपने पास बिटकॉइन जैसा आ गया है, क्रिप्टो करेंसी आ गया है, नोट्स आ गए हैं। तो अपने ये देखते हैं कि मुद्रा का या मनी का जो विकास है वो कैसे हुआ। सबसे पहले हमारे पास ये फिज़िकल ऑब्जेक्ट शेल्स वगैरह पाए जाते थे। उसके बाद में हमारे पास स्टोन्स वगैरह पाए जाने लगे। इनके माध्यम से हम स्टोन किसी को दे दिया और उससे आपको जो चीज़ चाहिए वो ले ली। यानी कि पहले क्या चलता था, अपना बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब है वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके अंदर क्या होता था कि अगर जैसे आप हो, आपको चाहिए टमाटर, मेरे पास है आलू, मुझे चाहिए टमाटर और आपके पास है टमाटर, तो आप टमाटर मुझे दे दोगे, और अगर आपको आवश्यकता है आलू की तो मैं आपको आलू दे दूंगी। तो इस तरीके से क्या होता था, बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय से ही टर्म क्लियर है कि सब एक दूसरे को कोई भी चीज़ चाहिए वो चीज़ दे दी और उससे अपना ट्रेड जो है वो हो रहा है। तो बार्टर सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ होता है, मेसोपोटामिया ट्राइब है वो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बार्टर सिस्टम को। लेकिन अब देखो बार्टर सिस्टम में आप खुद सोच सकते हो इस बारे में तो कि बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। क्या क्या इशू या चुनौतियाँ हो सकती है। अगर आपको चाहिए टमाटर और मेरे को चाहिए कोई और चीज़, तो अपना दोनों का ट्रेड नहीं हो सकता उस कंटेक्स्ट में। फिर आप ढूंढोगे जिसको वो टमाटर चाहिए और आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको वापस प्रोवाइड करे। आप ऐसा किसी इंसान को ढूंढोगे, तो उसकी वजह से क्या होती है कि अपने सर्च कॉस्ट या जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि अपनों को जो बंदा चाहिए वो अपनों को मिल नहीं रहा। तो उस वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट या सर्च कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो वो बार्टर सिस्टम का एक नेगेटिव हो गया। और अब देखो ये टमाटर, प्याज ऐसी चीज़ें हैं, लंबे टाइम तक इनको स्टोर नहीं कर सकते थे। पहले तो फ्रिज कोई होता नहीं था, आजकल तो फिर भी अपने सोच सकते हैं। तो ये पेरिशेबल कमोडिटीज़ जैसी है। पेरिशेबल कमोडिटीज़ यानी जो जल्दी ख़राब हो जाती है, दूध हो गया या जैसे भी कोई चीज़ है, तो उनकी वजह से क्या होता था, अपने ट्रेड करना मुश्किल हो जाता था, वो जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती थी। तो स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ इज़ हाई। उसके बाद में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स देख लिया। अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो मेरे पास है तो ही आप मेरे साथ ट्रेड करोगे। तो ये सारे फ्लोज थे हमारे बार्टर सिस्टम के अंदर। उसके बाद में अपने देखते हैं बार्टर सिस्टम के बाद में कॉइन्स वगैरह बनने लग गए। कॉइन्स वगैरह आज के टाइम जो है वो कॉइन्स तो अलग है। पहले किसके कॉइन्स बनते थे, गोल्ड कॉइन हो गए, गुप्ता के सिल्वर कॉइन हो, ये गुप्ता के गोल्ड कॉइन हो गए, सिल्वर कॉइन्स हो गए, या फिर और किसी मेटल के बने हुए कॉइन हो गए। तो उसके बाद में बार्टर सिस्टम के बाद अपने पास आता है मेटेलिक मनी। अब हिस्ट्री के कंटेक्स्ट से भी अपनों को ये याद रखना है कि गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इशू किए थे, वो किए थे इंडो ग्रीक्स ने और कुशान्स ने इशू। उसके बाद में जो इमेजेस है वो किसने इंसर्ट की थी सबसे पहले कॉइन्स पे, वो थे गुप्ता रूलर। समुद्रगुप्त जैसे अपने देखते हैं ये वीणा प्लेइंग, ये उसने चालू किया था कॉइन्स पे। उसके बाद में सिल्वर टंका हो गया, ये दिल्ली सल्तनत ने चालू किया था। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने क्या चालू किया था, रुपया चालू किया था। अकबर ने चालू किया था मोहर। तो ये हिस्ट्री के कंटेक्स्ट से अपनों को याद रखने हैं। उसके बाद में आ जाते हैं अपने पास मेटेलिक मनी जो है। अपने ये कॉइन्स देखे, इनके
टाइप्स आ जाते हैं। तो इनके दो प्रकार होते हैं, हिंदी में भी यही बोलेंगे, फुल बॉडीड कॉइन और दूसरा टोकन कॉइन, यानी कि प्रतीकात्मक मुद्रा इसको बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि फुल बॉडीड कॉइन क्या होते हैं, जिनका इंट्रिंसिक वैल्यू या अंतर्भूत मूल्य क्या होता है, फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है। फेस वैल्यू क्या होगी, जो आपको अभी ये दिख रहा है, ये तो है इसकी फेस वैल्यू, और ये किस चीज़ से, किस धातु से मिलके बना हुआ है, वो इसकी होगी इंट्रिंसिक वैल्यू। पहले देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कि अगर उस कॉइन को जो अपने पास है उसको मेल्ट करने के बाद में उसकी वैल्यू, जैसे कि वो गोल्ड का बना है, उसके अंदर गोल्ड का मिक्सचर है और 2-3 और मेटल्स का मिक्सचर है, तो उसको मेल्ट करने के बाद में या तो उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू पे अगर 10 रुपये लिखा है तो उसका जो वो गोल्ड है या फिर जो भी सब्सटेंस है वो 10 रुपये से ज़्यादा का है या फिर उस 10 रुपये के बराबर का है, तो उसको अपने बोलेंगे फुल बॉडीड कॉइन, यानी कि जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या अंतर्भूत मूल्य अंकित मूल्य या फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है। और अगर इसका उल्टा देखें तो टोकन कॉइन में क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो क्या होगी, फेस वैल्यू से कम होगी, यानी कि जो उसके अंदर धातु का इस्तेमाल किया गया है या जो मेटल का यूज़ किया गया है वो क्या होगा, उसके अंदर बहुत ही चीप मेटल होगा, जिसकी वैल्यू 1 रुपया अगर बाहर लिखा हुआ है फेस पे तो उतनी भी नहीं आएगी। और आजकल अपने जो कॉइन्स आ रहे हैं वो किसके बने हुए रहते हैं, वो रहते हैं अपने टोकन कॉइन, यानी कि उनमें जो मेटल यूज़ किया गया है वो बहुत कम है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश वाली साइड जाके मेल्टिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, तो उससे बचने के लिए अपने टोकन कॉइन का यूज़ करते हैं। और कॉइनेज एक्ट जो अपना है वो प्रोहिबिट करता है किसको, इनकी मेल्टिंग को, टोकन कॉइन्स की या फिर जो भी कॉइन्स हैं उनकी मेल्टिंग को प्रोहिबिट करता है या रोकता है, मनाही ही है उसके अंदर। कॉइनेज एक्ट 2011 का है, ये भी अपनों को याद रखना है। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू अपनों ने देख लिया क्या होती है, कि उसको मेल्ट करने के बाद में वो ज्वेलरी या वेपन के रूप में यूज़ हो सकता है या नहीं, उसको बोला है इंट्रिंसिक वैल्यू। और अब देख लो, अब आप खुद सोचो कि पेपर नोट्स जो है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ होगी क्या, पेपर को तो फाड़ दिया, एक बार फाड़ दिया, तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी कैसे ही हो सकती है। तो ये अपनों को याद रखना है कि पेपर नोट्स हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू। उसके बाद में तीसरा प्रकार आता है मनी का, फिएट मनी, वैधानिक मुद्रा जिसको बोलते हैं। अब इसके अंदर 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी वो मनी क्या कहलाएगा, फिएट मनी कहलाएगा, और दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी होनी चाहिए, यानी दोनों शर्तों का एक साथ पूरा होना आवश्यक है, कि ये दोनों कंडीशन, 2 फॉलोइंग जो कंडीशन है ये पूरी होगी तो ही वो फिएट मनी कहलाएगा। पहली कंडीशन क्या है, कि उसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म होनी चाहिए, फिजिकल या वर्चुअल या फिर कोई भी क्रिप्टो, ऐसे कोई फॉर्म होनी चाहिए उसकी खुद की, कि वो अपने देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं, ऐसा कुछ हो वो, विच कैन मेज़र वैल्यू, जो उसकी वैल्यू को माप सके। पहली तो ये हो गई कि उसकी कोई फिजिकल करेंसी होनी चाहिए, और दूसरी उसकी कोई फॉर्मल अथॉरिटी होनी चाहिए जिसने उसको इशू किया है। फॉर्मल अथॉरिटी कैसे, कोई राजा हो सकता है, रानी हो सकता है, या सरकार हो सकती है, या कोई सेंट्रल बैंक हो सकता है। अपने जैसे लोग, आप हो या मैं हूँ, अपने अगर कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं तो वो कोई फिएट मनी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि अपने कोई अभी फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है। तो उस फिएट मनी क्या होगा, ये आप देख सकते हो, अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी करता है तो उसको कहते हैं फिएट मनी। उसके बाद में अपने पास आता है लीगल टेंडर, यानी कि वैधानिक निविदा। अब वैधानिक निविदा होने के लिए भी 2 कंडीशन आवश्यक है, या 2 कंडीशन नेसेसरी है। पहली तो मस्ट बी ए फिएट मनी। अब फिएट मनी क्या है वो रिकॉल कर लो आप ऊपर जाके। फिएट मनी होनी चाहिए पहले तो वो, कि उसकी कोई किंग क्वीन हो और फिजिकल फॉर्म हो, और दूसरा लीगल टेंडर होने के लिए कौन सी कंडीशन है, कि उसको अगर आप किसी को दे रहे हो, कि आपने जाके दुकानदार को दे दिया वो अमाउंट, तो उसको दुकानदार मना नहीं कर रहा, या फिर वो कोई किसी भी ट्रांजैक्शन में मना नहीं की जा रही है, वो उसको कहते हैं लीगल टेंडर। मस्ट बी लीगली वैलिड फॉर ऑल डेब्ट ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द कंट्री। लेनदार उसको अस्वीकार नहीं कर सकता, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है आपको तो उसमें उसका मना नहीं कर सकते। अब ये चेक्स वगैरह हैं, इनका कुछ भी कोई भी मना कर सकता है, लेकिन अब अपने पास जो करंट में नोट्स है, 100 रुपये का नोट है, वो अगर आप किसी को दोगे और उससे कोई सामान लाओगे तो आपको कोई मना नहीं कर सकता उसको लेने से, कि ये तो मैं नोट नहीं ले सकता, तो आप उसके लिए लीगल एक्शन भी लेने के लायबल हो। तो आपको याद रखना फिएट मनी क्या है और लीगल टेंडर क्या है।
उसके बाद में एक्सेप्शन है लीगल टेंडर का एक, जो अपनों को वर्ल्ड लेवल पे याद रखना है। एक बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी बनाई थी सतोशी नाकामोटो ने। अब ये क्या है, ये ना तो फिएट मनी है, ये ना लीगल टेंडर है। फिएट मनी क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कोई इशूइंग अथॉरिटी नहीं है। सतोशी नाकामोटो नाम का आदमी अपने में से ही कोई है, उसने बना दिया, तो वो कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं हुआ, तो ये कोई फिएट मनी नहीं है। और दूसरा, लीगल टेंडर भी नहीं है। फिएट मनी नहीं है तो ऑटोमेटिकली लीगल टेंडर तो कैसे ही हो सकता है। तो उसके बाद में आप देखो कि एक एल सल्वाडोर नाम की कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की, उसने क्या कर रखा है, इसको अपनी कंट्री में लीगल टेंडर का स्टेटस दे रखा है बिटकॉइन का। तो आपको ये एक एक्सेप्शन भी याद रखना है। अब जो अपने लीगल टेंडर है, जो अभी अपने देखा लीगल टेंडर के लिए जो 2 कंडीशंस थी, डिनाई नहीं करना चाहिए ट्रांजैक्शन में और फिएट मनी होना चाहिए। अब लीगल टेंडर के अंदर 2 प्रकार के लीगल टेंडर होते हैं। एक तो लिमिटेड लीगल टेंडर, सीमित हो गया ये। अनलिमिटेड यानी कि असीमित हो गया, कितने भी रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है, कितने भी रुपए दे सकते हैं इसके अंदर। अभी अपने देखते हैं क्या होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर है कि जो रेसिपिएंट है वो उसका कुछ सर्टेन अमाउंट के बाद में मना कर सकता है कि इतने से ज़्यादा ये रुपए मैं नहीं लूँगा। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल है, जो कॉइन्स है अपने पास 1 से 10 रुपए के जो सिक्के हैं, 20 रुपए तक के चलते हैं सिक्के, तो वो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते आप किसी को। अगर आप गए हो शॉप पे और आपने 1000 रुपये तक के तो दे दिया आपने सिक्के, उसके बाद में वो शॉपकीपर आपको मना कर सकता है कि 1000 से ज़्यादा सिक्के मैं नहीं ले सकता, इससे ज़्यादा अमाउंट पे करनी है तो आपको नोट में पे करनी पड़ेगी। तो वो आ जाता है अपना लिमिटेड लीगल टेंडर में। जो रुपीज़ है 1 या उससे अबव जितने भी रुपए के कॉइन है वो सारे आ जाएंगे अपने लिमिटेड लीगल टेंडर में। और उसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो पेपर नोट है वो भी लिमिटेड लीगल टेंडर में ही आता है। आगे कुछ फैक्ट देखेंगे अपने पेपर नोट से रिलेटेड, तो आपको ये याद रखना है। और 50 पैसे जो अपने हैं, 50 पैसे जो कॉइन्स इशू होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉइन्स इशू करती है 50 पैसे के, वो मैक्सिमम 10 रुपये तक के ही लीगल टेंडर है। 10 रुपये के बाद में मना कर सकता है कोई भी उनको लेने देने से। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पैसे किसी को ये दे रहे हो नोट, तो वो आपको ये नहीं कह सकता कि इतने ही रुपए तक के मैं तो नोट लूँगा, वो मना नहीं कर सकता आपको। तो वो आएंगे सारे जो भी ऑल नोट्स है एक्सेप्ट 1, वो आएंगे अनलिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर आपके। अब अपने कुछ देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इन कॉइन से और नोट से रिलेटेड, जो अपनी बहुत सारी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपनों को पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि गवर्नमेंट इशूज़ ऑल कॉइन्स अप टू 1000। अब जो कॉइन्स इशू करना होता है वो किसका काम है? सरकार जो अपनी है, गवर्नमेंट है, उसका काम है। और 1 रुपये का जो नोट है वो भी गवर्नमेंट इशू करती है। यानी कि जो 1 रुपये का नोट है और सारे जो सिक्के हैं 1000 तक के, वो कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट इशू कर रही है। और जो 1 रुपये का नोट है, ये भी पीछे पूछा हुआ है किसी यूपीएससी के ही एग्ज़ाम में, तो याद रखना है 1 रुपये के नोट में किसका साइन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का। उसके बाद में प्रेजेंटली गवर्नमेंट इशूज़, अभी गवर्नमेंट प्रेजेंटली किसके सिक्के इशू कर रही है? 50 पैसे से 20 रुपये तक के सिक्के अभी गवर्नमेंट इशू कर रही है। ये भी CDS की परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन। तो आपको ये याद रखना है कि गवर्नमेंट कॉइन्स को इशू करती है। अब देखते हैं RBI क्या इशू करता है। जो भी सारे करेंसी नोट्स है अदर देन 1 रुपीज़, 1 रुपये को छोड़ के जितने भी सारे करेंसी नोट्स है वो कौन इशू कर रहा है? अपना RBI इशू कर रहा है। और किस एक्ट के तहत इशू करता है? याद रखना है RBI एक्ट 1934 का है ये। उसके बाद में एक अपना अलग है टॉपिक कोई कोमेमोरेटिव कॉइन्स क्या होते हैं। जब किसी की याद में, किसी फेमस पर्सनैलिटी की याद में जब कोई सरकार कॉइन इशू करती है तो उसको बोलते हैं कोमेमोरेटिव कॉइन्स। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पे अपनों ने कर दिया उनका सिक्का जारी, या फिर जवाहरलाल नेहरू का सिक्का जारी कर दिया, तो उनको कहते हैं किसी भी पर्सनैलिटी के, फेमस पर्सनैलिटी के जब कॉइन्स इशू होते हैं तो उनको बोलते हैं कोमेमोरेटिव कॉइन्स। तो ये फिएट मनी तो है क्योंकि ये सरकार ने खुद ने इशू किया है और इसकी फ़िज़िकल फॉर्म भी है, एक कॉइन के रूप में है। लेकिन ये लीगल टेंडर ऑटोमेटिकली नहीं बनता है, आपको याद रखना है। लीगल टेंडर कब बनेगा?
जब आरबीआई या फिर जो गवर्नमेंट है वो उसको नोटिफाई करेगी, किस रूप में, लीगल टेंडर के रूप में। जब वो उसको नोटिफाई करेगी तभी वो आपका लीगल टेंडर बन सकता है। अब प्री 2018 का ये क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट सेक्शन में पढ़ के रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद में आई बैट यू कि ये पक्का आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं अपने। तब तक के लिए चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तभी आप इसको फॉरवर्ड या शेयर कर सकते हैं, किसी और को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही समझ नहीं आ रहा है, अच्छे से समझ नहीं आया है, तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।